हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और वीवीआई क्वेश्चन के लिए हम आज दो चैप्टर चुने हैं। वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन और दूसरा केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी। आज हम इन दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस बार आईपीएल होने वाले स्टूडेंट को काफ़ी मदद मिल सके। और यहाँ पे हम संभावित क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और वो है वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और दूसरा केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से Cu की कितनी मात्रा मुक्त होती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ऑप्शन दिया रहेगा 31.76। यहाँ पे कुछ डिफर में भी हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन यही हम लोग टिक करेंगे 31.76। जलीय NaCl के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो सोडियम धातु मुक्त होता है कैथोड पर, है ना। कैथोड पर जनरली देखा जाए तो वैद्युत अपघटनीय सेल में जो होता है वो कैथोड जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, ऑलरेडी उस पर पॉजिटिव आके जुड़ेगा सोडियम। तो यहाँ पे ऑप्शंस डिफरेंट रहेंगे, है ना। लेकिन जो ऑप्शन यदि ऑप्शन में यहाँ पे सोडियम 110% है कि रहेगा ही रहेगा, तो ये हमें टिक करना होगा। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा कर रहा हूँ, इसमें आपको ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं। हम आपको डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ये आंसर रहेगा, तो आप उसको टिक कर लेना है ना। तीसरा क्वेश्चन है, विलयन में विद्युत का संचालन कौन करता है? तो वो पदार्थ कहलाता है वैद्युत अपघट। यदि यहीं पे क्वेश्चन पूछे कि वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे वैद्युत अपघटन प्रक्रिया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जलीय घोल में कौन हेलाइड आयन एनोड पर ऑक्सीकृत नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन आपका होगा फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, है ना, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, है ना। तो उसमें फ्लोरीन माइनस आयन जो होगा वो मुक्त नहीं होगा, वो ऑक्सीकृत नहीं वहाँ पे हो सकता। उसके बाद है नेक्स्ट, किस तापमान पर Ag की चालकता सबसे अधिक होती है? तो 20 डिग्री सेल्सियस पर Ag की सिल्वर की चालकता सबसे अधिक होती है। कौन सा हाइड्रोजन अधिक ऑक्सीकारक होता है? जब फ्लोरीन F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, तो सबसे बेहतर प्रबल जो ऑक्सीकारक होता है वो होता है F2 होता है। लवण सेतु में कौन सा लवण प्रयुक्त होता है? तीनों में से कोई भी लवण हो सकता है, NaCl, KCl या KNO3। सबसे ज़्यादा प्रचलित है NaCl, इसे मैं बता दूं। तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन दी रहता है तो हम उसको टिक कर लेंगे। विशिष्ट चालकता की SI मात्रा क्या है? तो जनरली होता है मात्रा के SI यूनिट होता है साइमन मीटर इनवर्स होता है, लेकिन जो आपको किताब में जो व्यक्त किया गया है वो है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। प्रबल लुईस अम्ल कौन है, लुईस एसिड कौन है? तो ये चार ऑप्शन हो सकते हैं, Bi3, BBr3, BCl3, VF3। तो Bi3 होगा, है ना। ये आयोडीन यहाँ पे अपना लोन पेयर नहीं दे पाता है, जबकि यहाँ पे अपना लोन पेयर दे देता है। अब हम लोग को पता है कि लुईस अम्ल क्या होता है। तो एक ऐसा केमिकल स्पीशीज जिसके सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, तो ये कमी को पूरा कर देता है फ्लोरीन अपना लोन पेयर देकर। ये नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे बोरोन और आयोडीन के बीच लेंथ ज़्यादा होता है, तो अपना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, तो अपना कह सकते हैं दूरी ज़्यादा होता है, तो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको नहीं प्रदान कर पाता। तो इसलिए इसकी जो अम्लता होती है वो बनी रह जाती है, यहाँ पे नहीं रह पाता। यानी कि चारों ऑप्शन यदि प्रबल अम्ल की बात करें, लुईस अम्ल की बात करें, तो वो होगा Bi3। एक फैराडे में कितना कूलम होता है? तो ये हो 96,500 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्डाउस का नियम है, तो ये है अनंत अनंतता पर जो मोलर चालकता होती है वो धनायन और ऋणायन यानी केटायन और एनायन के मोलर चालकता के बराबर होता है। जब प्रति सेकेंड समय में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो मुक्त भार किसके बराबर होता है? तो मुक्त भार होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर, जिसको हम जेड से इंडिकेट करते हैं। वहाँ पे जो एक एक्सप्रेशन बनता है वो है W = Z। जेड हो गया मुक्त पदार्थ की मात्रा, है ना, और ये हो गया जेड जो हो गया रासायनिक विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो गया। उसके बाद ही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो सकता है मोलर चालकता का या SI मात्रा के अंत, तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। किताब में इसको और इसको भी व्यक्त किया है
किया गया है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो वहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे क्या है दोनों में से। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन, शुष्क सेल में हो सकता है कैथोड क्या यूज होता है, तो जिंक। एनोड क्या होता है, तो कार्बन ग्रेफाइट। मरकरी सेल में कैथोड क्या यूज होता है, तो HgO एवं कार्बन का पेस्ट। और एनोड के रूप में जिंक अमलगम, इसी को हम लोग बोलते हैं ZnHg, यानी कि जिंक अमलगम, जिंक मरकरी एज एनोड काम होता है, वर्क करता है। लेड संचायक बैटरी में H2SO4 की सांद्रता 38%। ईंधन सेल में प्रयुक्त पदार्थ O2 और H2 होता है, यही दोनों गैसें प्रवाहित की जाती है जो कि H2O देता है ना। तो ईंधन सेल में प्रयुक्त जो पदार्थ होता है ना, वो होता है O2 और H2। लेड संचायक बैटरी में आवेशित या चार्ज करने पर क्या होता है, तो PbSO4 एनोड पर Pb देता है और PbSO4 कैथोड पर PbO2 भी देता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब लेड संचायक बैटरी में क्या होता है कि एनोड कन्वर्ट होता है PbSO4 में, PbO2 भी कन्वर्ट होता है PbSO4 में, और जब आप उसको चार्ज करेंगे, आवेशित करेंगे, तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। तो PbSO4 भी वापस एनोड पे Pb देगा और PbSO4 वापस कैथोड पर PbO2 देगा, और वहाँ पे जो H2SO4 पुनः हमें मिल जाएगा। यानी कि इसमें से ये कोई भी ऑप्शन हो सकता है। लेड संचायक बैटरी को आवेशित यानी कि चार्ज करने पर क्या होता है, तो एनोड पर Pb मुक्त होता है और कैथोड पर PbO2 मुक्त होता है, या तो फिर हो सकता है कि H2SO4 मुक्त होता है। ईंधन सेल की दक्षता कितनी, तो 70%। सेलों में कौन सी अभिक्रिया होती है ना, तो सेलों में बैटरी में जो होता है उपापचय अभिक्रियाएं होती है ना। उपापचय अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण, है ना। तो ये कुछ हम संभावित क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी से। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि के अर्धआयु टी हाफ का वैल्यू कितना होता है, तो 0.693/K। आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो आपको क्वेश्चन ये भी ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो वैल्यू है ना, वो इसके काफ़ी करीब है, तो इसलिए हम लोग को ये टिक करना होगा, देख लेना, है ना। यदि ये है तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना कि एग्जैक्ट वैल्यू तो ये होता, तो हम ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो देखना है कि इसके इर्द गिर्द कौन सा वैल्यू आ रहा है, तो ही मेरा ऑप्शन होगा। फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पे हम कोई भी मतलब जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं उसका हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, हम डायरेक्ट आपको आंसर दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और फिर से मैं आपको बोल दूं, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। और जो भी कैंडिडेट इस पर एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं उनके सभी के पास आप पहुँचाएँ, जो बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप लोग के प्रयास से ये क्वेश्चंस बहुत लोग के पास जाएगा, बहुत लोगों को मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, किस अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया एक ऐसा अभिक्रिया होती है जिसका वेग की इकाई एवं वेग स्थिरांक की इकाई सेम होती है, और दोनों की इकाई होगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग का इकाई भी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा, और वेग स्थिरांक की इकाई भी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा। ध्यान देंगे, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, कोई नहीं कि हूबहू ये क्वेश्चन रहे, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे वेग, आप एक वेग व्यंजक दिया गया है वो ये है, और पूछेगा कि अब कोटि क्या है, तो हमको पता होना चाहिए। कोटि निकालने के लिए जो सांद्रता पर जो पावर होता है उसको जोड़ देंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगा 2, है ना। या तो फिर क्वेश्चन ये कि वेग व्यंजक है तो इसका कोटि क्या होगा, तो यहाँ पे जो आपके पास अब अभिकारक है A और B है, उसके पे जो पावर है पावर को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे इन दोनों पावर को जोड़ने पर वैल्यू आएगा आपका 1/2। तो ध्यान रखना है कि कोई जोड़ने की ही हूबहू रहे, कोई भी इस तरह का व्यंजक रहे तो आप दिमाग में रखेंगे जो अभिकारक पे पावर दिया गया है ना रिएक्टेंट पे, उस पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या, तो सेकेंड इनवर्स। फिर है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या, तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स होता है। ऑप्शन में ये रहेगा ही रहेगा, और फिर 3 कोई ऑप्शन रहेगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं कि हमें आंसर कौन सा आंसर होगा और हमें उसी अनुसार से टिक करना होगा। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया दर्शाता है, तो सबसे बेहतरीन जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो है ईस्टर का जलांशन। ईस्टर का जलांशन जो होता है वो एक छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है। या तो ऑप्शन में संकीर्ण ऊर्जा रह सकता है या थ्रेशोल्ड ऊर्जा हो सकता है, दोनों में से जो रहेगा उसको हम टिक कर लेंगे।
यहाँ पे H2 और Cl2 सनलाइट की उपस्थिति में HCl बना रहा है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, तो शून्य होगा। आर्हेनियस समीकरण क्या है, तो आर्हेनियस समीकरण ये है K = A - EA/RT अपॉन एट द बेस E। उसके बाद हम देखें अभिक्रिया की कोटि का आलेख। तो ये आलेख इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको आलेख दिखा रहा हूँ, है ना, जिसमें कि शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि का चर्चा किया गया है। तो ध्यान देंगे आलेख पे। तो आलेख आपके पास ये है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। अब शुरू ऊपर में है जो रेट वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी कि समय के साथ दर का परिवर्तन। तो इसमें आप ये देखेंगे कि जो यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना, यहाँ पे जो सांद्रता बढ़ रही है ना, तो रेट वहीं पे कांस्टेंट है। उसके बाद देखिए फिर से सुन ले, ये जो तीनों जो ग्राफ है, ये 0 ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकेंड ऑर्डर का है। तो ये किसके किसके बीच रिलेशन दर्शा रहा है, तो ये रेट यानी कि दर और समय के बीच का ये ग्राफ दर्शा रहा है। ओके, तो 0 ऑर्डर यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ ये है, ये सीधा जाएगा, है ना। और इसमें फर्स्ट ऑर्डर में देखेंगे तो यहाँ पे समय और दर के के बीच रिलेशन देखें, तो समय के साथ दर भी क्या होता है, बढ़ता है। यदि हम सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो इसका ग्राफ इस प्रकार से हुआ, है ना, धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ साथ इसका दर भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। ओके, उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो एक रिलेशन दिया गया है वो है, यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है ये भी 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। तो ये जो रिलेशन दिया गया है कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता और टाइम के बीच का ग्राफ। इसके ऊपर जो हम देखे थे वो था रेट, है ना, दर और समय के बीच, दर और समय के बीच का ग्राफ था। ये है सांद्रता और समय के बीच, है ना। समय बढ़ेगा, सांद्रता घटेगा 0 ऑर्डर के लिए, है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जैसे समय बढ़ेगा वैसे धीरे धीरे, है ना, उसके धीरे धीरे क्या होगा, सांद्रता ऑलरेडी घटेगा। इसमें भी उसी प्रकार से मैच करता है सेकेंड ऑर्डर का भी, उसी प्रकार से कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे सांद्रता धीरे धीरे घटेगा। तो फिर से ध्यान देंगे यहाँ पे जो आपको दर्शाया गया है, ये 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का ये ग्राफ है। ऊपर का जो 3 ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, तो वो आपका रिलेशन दर्शा रहा है रेट और टाइम के बीच का, रेट और टाइम के बीच यानी कि दर और समय के बीच का। नीचे वाला तीनों ग्राफ देखेंगे तो क्रमशः है 0 ऑर्डर, है ना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के बीच के लिए हम बात करते हैं। इसमें जो रिलेशन बता रहा है किसके बीच, तो सांद्रता और समय के बीच। तो ये ग्राफ आप माइंड में रखिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा है ना, जिसमें कि दर और समय बता रहा है। तो दर समय बताने के लिए ग्राफ ये आएगा। वही 0 ऑर्डर के लिए पूछ दे कि सांद्रता और समय के बीच का ग्राफ कौन होगा, तो इस प्रकार ग्राफ दिखे तो वो मेरा आंसर होगा। तो ये आज का जो हम वीडियो में बात किए वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की है, वो 2 चैप्टर से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। और आप लोग अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि बिहार बोर्ड एग्जाम में उन्हें कुछ संभावित क्वेश्चन का पता चल पाए। ओके, थैंक यू। बाकी विशेष हम इसका सब्जेक्टिव की बात करें और भी नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम रखेंगे सारे क्वेश्चंस को। ओके, थैंक यू।